आज कल्चर उल्टा हो गया है कि तू मुझे बोला मैं तुझे बोला। साहित्यकारों को कोई नहीं पूछता। हमारी माँ भर कमाती थी और पिताजी को कहीं और रहना पड़ता था गांव में। प्राइमरी स्कूल के टीचर थे दोनों, तो लॉरी में भर के हम लोगों को जो छोटे थे उनको एक स्कूल में डंप कर दिया गया, एक घड़ा रख दिया गया, जब प्यासे हो पानी पी लो। शुरू में तो अपनी प्रेमिका को दिखाने के लिए मैंने कहानियाँ लिखी, पूर्णमासी का भोग, चंदनिया अरज करे, ऐसी कुछ कहानियाँ। कोई साहित्य की परिभाषा आज तक ऐसी नहीं है कि सब पर आप लागू कर दें। कोई लेखक जो सचमुच लेखक है वो खुश बहुत रहता नहीं है, हो ही नहीं सकता। उस वक़्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर विभाग में एक स्टॉलवर्ट होता था और इनके घर में किताबें ही किताबें होती थी। आज के लेक्चरर और आज के प्रोफेसरों को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं। आपके जो सवाल हैं ये उस तरफ के हैं जो आदमी साफ साफ सोच सकता हो। हमारा तो ये है कि कंफ्यूज्ड आदमी। नमस्कार, आप संगत देख रहे हैं। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। संगत की टीम इस समय भोपाल में है और भोपाल में बाहर जब मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ बादल गरज रहे हैं और बरस भी रहे हैं। एक ऐसे रचनाकार के साथ मैं इस समय हूँ जिनकी रचनाएं भी इन्हीं बादलों की तरह न केवल गरजी हैं बल्कि पाठकों के लिए बरसे भी हैं। 85 बरस की उनकी उम्र है जब मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। साल 1939 में उनका जन्म हुआ था और साल 1939 दुनिया भर की राजनीति के लिए उथल पुथल भरा दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। भारत आज़ादी की दहलीज पर खड़ा था, कुछ ही बरस बाकी थे। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब उनकी उम्र इतनी हो चुकी थी कि थोड़ी बहुत स्मृतियाँ आज भी वो दर्ज होंगी ही। उनसे बात करेंगे उस दौर के बारे में भी और जानेंगे कि इतनी रचनाएं उन्होंने कैसे लिखीं, क्योंकि उनकी कहानियों का 2 खंडों में संग्रह आया हुआ है, यानी 2 खंडों में समग्र है जिसका नाम है निर्झरणी। निर्झरणी यानी कि ऐसा झरना जिसमें कोई रुकावट ना आई हो, लेकिन जब वो धारा के साथ साथ बहते हैं तभी उनकी आत्मकथा आती है जिसका नाम है धारा के विपरीत। हालांकि कह चुके थे कि मैं आत्मकथा क्यों लिखूं, आत्मकथा नहीं लिखूंगा, बावजूद उसके उन्होंने आत्मकथा लिखी। साल 1998 में मिला व्यास सम्मान और साल 2008 में मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। नाम है गोविंद मिश्र। उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गोविंद जी। कैसे हैं पहले तो ये बताएं। वो एक कहावत है ना, गॉड इज इन हेवन ऑल राइट विद द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड भी ठीक है तो हम भी ठीक हैं। हाँ, कोई शिकायत नहीं है, ठीक हो जी। मैंने कहा कि साल 1939 की आपकी पैदाइश है और 39 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, लेकिन वो जो दौर पूरा था, मैंने कहा 47 में जब भारत आज़ाद हुआ तो आपकी आयु इतनी तो रही कि थोड़ी बहुत स्मृतियाँ तो उस दौर की आपके पास रही ही होंगी कि आज़ादी के समय क्या क्या घटित हो रहा था, आप कहाँ थे, किस तरह का माहौल था। देखिए, अब यूँ तो 1939 मैंने द्वितीय महायुद्ध संकट के समय पैदा हो गया और शुरू की जो चीज़ें याद पड़ती हैं, शायद कोहरे में कैद रंग में एक प्रसंग आया भी है, वो जब मैं चरखारी के गंगा सिंह हाई स्कूल में पढ़ता था, शायद 7th 8th में। तो तब अंग्रेज़ लोगों की, सिपाहियों की बंदूक सामने थी और हम लोग अपना स्कूल के सब छात्र खाली करके सामने बैठे थे। मुझे बहुत डर लग रहा था, हम लोग, मैं भागने की भी सोच रहा था, तो मेरा एक साथी बोला चुप बैठ जा। तो वो वक्त देखा, फिर हम लोगों को वो मतलब पहले आंदोलन में एक तरह का भाग लेना हो गया।
तो लॉरी में भर के हम लोगों को, जो छोटे थे, उनको तो एक स्कूल में डंप कर दिया गया, एक घड़ा रख दिया गया, जब प्यासे हो पानी पी लो, और शाम को हम लोगों को छोड़ दिया। जो थोड़ा बड़े लड़के थे उनको ले जाके जंगल में छोड़ा था। पर हाँ, जेल भरी हुई थी, तो जेल में तो बड़े आदमी लोग जाते थे, स्टूडेंट्स को का पनिशमेंट यही होता था, वो याद है। और दूसरा माहौल, एक हम लोगों का लीडर थे राजन, तो गांधी जी की जब हत्या हुई उस वक़्त का माहौल भी थोड़ा याद आता है। सबके चेहरे उतरे हुए थे, मतलब जो हमारे छात्र लोगों के नेता थे उनके बाल इधर बिखरे हुए, जैसे घर में कोई गमी हो गई हो, एक वो याद आता है। बाकी तो फिर चीज़ें ऐसी थी कि बांदा में रहता था तो वहाँ ना बिजली थी ना। बांदा तो आप बाद में गए, 8वीं तक तो चरखारी में पढ़े आप। हाँ, 9वीं में बांदा गया, तो 9वीं दर्जे में 9, 10, 11, 12 बांदा रहा। वहाँ तब नल और ये सब नहीं थे। नल मेरे सामने आए, बिजली थोड़ा सा बाद में आई, मतलब लैंप जला के पढ़ते थे। और कभी कभी तो चौराहे की जो लैंप ऐसी थी जिसको शाम को वो आता था एक, उसको साफ करने के लिए, ये सब चित्र कोहरे में कैद रंग में हैं, वो देखे थे। लेकिन एक बड़ी आत्मीयता थी, ये बात है। लेकिन ये जो चरखारी वाला जो जीवन है, जिसके बारे में आपने एक जगह लिखा भी है कि बहुत गाली गलौज और थोड़ा सा वो तो उस तरह का बुंदेलखंड का ठेठ इलाका था, जो गवई गांव का एकदम था। तो उसमें मतलब जो पहला इम्प्रेशन मेरा था मेरे ऊपर, वो वहीं का था, जिसमें आदमियों के जीवन जानवरों से ऊपर नहीं होता था। जैसे जो ताकतवर है बस वही चलेगा, और बेवजह लड़ जाना बस। और पुलिस की, राजा का शासन था वहाँ, तो वहाँ तक पुलिस पहुँचती नहीं थी, तो आपस में दूसरे खूब जुआ ये सब चीज़ें खुलेआम होती थी। इसकी छाया लाल पीली ज़मीन में मिलती है। लेकिन जब आप बांदा पहुँचे, बांदा में एकदम उलट माहौल आपको दिखलाई पड़ रहा है, तो ये दो विपरीत अनुभव कैसे आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक रहे? वो इसलिए कि कुछ उसके दोनों कारण भी हो सकते हैं। चरखारी वाला समय जो था वो स्वतंत्रता के ठीक पहले वाला कश्मकश था वाला था, तो बाहर भी वो था, बाहर भी क्रूरता और ये सब थी, और जो जीवन था वो भी था। बांदा जब आया तब स्वतंत्रता मिल चुकी थी और एक तरह का स्निग्धता थी, और मेरे जीवन में भी स्निग्धता आई। मेरे कुछ टीचर्स ऐसे मिले जिनका बड़ा आत्मीय टच था, और पढ़ने में ज़्यादा ध्यान हुआ। पढ़ने में एकाएक मैं तेज़ निकलने लगा। शायद चरखारी में कुछ वहाँ के वातावरण और हमारे परिवार पर भी जो संकट बने रहते थे उसका दबाव रहता था। कैसे संकट? संकट इसी तरह का था कि हमारी माँ भर कमाती थी और पिताजी को कहीं और रहना पड़ता था, गांव में प्राइमरी स्कूल के टीचर थे दोनों। तो माँ को तो थोड़ा सा राजा की वजह से प्रश्रय था। उनकी लड़की थी रज्जू राजा, उनकी वो एक तरह की गवर्नेंस बन गई थी, तो उनके साथ जाना आना पड़ता था उनको। तो हम लोगों को
मतलब ये था कि माँ बाप का कोई पुचकार या वरदहस्त या छाया ये सब कुछ नहीं थी। अपने आप खेलो खाओ, कल की रोटी रखी है, अगर रसोई घर में भूख लगी है मिल गई तो खा लिया, नहीं तो ये। बांदा जब आया तो एकाएक हमारी माँ ने इंतज़ाम कर दिया कि एक जगह जाके आप पढ़ाइए और वहीं खाना खाइए, और वहाँ बड़ा प्रेम मिला। अच्छा, एक बात बताइए गोविंद जी, 1939 से 47 और बाद की जो बातचीत अभी हम कर रहे हैं, अब ये जितनी बातचीत हम कर रहे हैं 1939 से 47 और बाद की भी, उस समय माँ का नौकरी करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि स्त्रियां नौकरी उस समय नहीं कर रही थी। माँ को तो शुरू में ही जब से वो गई तो लोग पड़ोसी थे, पढ़ाने जाती थी तो देखो देखो वो पतुरिया जा रही है, ये भाषा बोलते थे लोग। एक बड़ी चीज़ मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि आदमी ही आदमी को जीने नहीं देता है साहब। अरे भाई, शासन की, समय की संकट जो हैं वो हम ही आपको नहीं जीने देते। ऐसे ही आज के माहौल में मुसलमान ही मुसलमान को मारते हैं। ये इस्लामिक स्टेट क्या है? ये शिया सुन्नी वो इतना कहते हैं कि यही हमारा इस्लाम है, तो शियाओं को मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए बम गिराते हैं, जो हमारी खिलाफत उपन्यास में जिसकी वो आई है। तो ये तो कमबख्त ऐसा बनाया हुआ सिलसिला है कि जब थोड़े दिनों को ही, हमारे दर्शन सभी ये कहते हैं कि ये तो स्वप्न है, माया है, थोड़े दिन का है, फिर चला जाना है, सब कुछ है, लेकिन उसी में एक दूसरे को खा जाते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। हाँ हाँ, बढ़िए। अंग्रेजी से आपने एमए किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। हाँ। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर फिराक होंगे, यदुपति सहाय होंगे, विजय देव नारायण शाही होंगे, प्रोफेसर देव का जिक्र आपने किया। बहुत बड़े नाम थे अपने समय के, आज तक बड़े नाम हैं। इनसे पढ़ने का जो आपको सौभाग्य मिला, इनके उसने क्या आपके भीतर साहित्य को लेकर एक लौ जगाई? ये देखिए, सबसे पहले तो ये कि मेरा मीडियम हिंदी था इंटरमीडिएट तक। अच्छा। 12वीं दर्जे तक हिंदी पढ़ा हूँ मैं, बड़े अब हिंदी का लेखक हो गया। तो इलाहाबाद जब पहुँचे तो इस उससे कि यहाँ के लोग आईएएस में बहुत आते हैं, पढ़ने में बहुत तेज थे, तो हमको पूरे नगर का प्रेशर था हमारी माता जी पर कि आप इनको इलाहाबाद भेजिए। तो माँ हमारी बांदा में दिन भर ट्यूशन करके हमको वहाँ तो पैसे भेजती थी और हम वहाँ पढ़ने पहुँचे। अब वहाँ पर कुछ ये तो याद पड़ता नहीं, लेकिन बीए में अंग्रेज़ी का क्लास फिर गोरखपुरी लेते थे। टेक्स्ट कभी नहीं पढ़ाते थे, वो अपना सिगरेट पीते हुए घूमते रहते थे। और क्लास में सिगरेट पीते थे? क्लास में। अच्छा। और जो उनके दिमाग में आया वो बोलते थे। पर उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा फक्कड़पन था और ऑरा भी उनके इर्द गिर्द था। थोड़ा बदनाम थे वो होमोसेक्सुअलिटी के लिए। तो हम 4-5 लड़के हॉस्टल के मिल के उनके यहाँ जाते थे, और वो बातें जो करते थे वो इतनी गहरी होती थी कि मुझे अब मैं देखता हूँ तो कभी कभी लगता है कि उनकी शायरी से अच्छी उनकी बातें थी। और माहौल भी था, मुशायरे होते थे, ज़मीन पे हम लोग बैठ के सुनते थे। तो मुझे पहली ललक ये हुई कि साहित्यकार कितना गहरा और दूर तक सोचता है। तो आकर्षण जो साहित्य के लिए पैदा हुआ
वो फिराक गोरखपुरी को देख के ही हुआ कि वो ज़िंदगी के बारे में बुनियादी चीज़ें उनको, और लाइफ भी, मतलब लिटरेचर भी कहा जाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ बोलता। तो वहाँ से शुरुआत तो हुई। और विजय देव नारायण शाही जी भी क्लास लेते थे अंग्रेज़ी, वो अंग्रेज़ी बोलते थे, लेकिन हिंदी के बहुत बड़े लेखक रहे। हाँ, बच्चन जी तब चले गए थे उसी साल। तो ये 2-3 लोग थे। बच्चन जी से तो बाद में थोड़ी सी वो हुई मुलाकात, लेकिन पढ़ाया नहीं उन्होंने। क्या क्या इलाहाबाद में रहते हुए उपेंद्रनाथ अश्क से भी मुलाकातें रहीं? अश्क जी का खुसरो बाग था, और मैंने उधर ही अपनी कहानियाँ 1-2 लिखी। अच्छा। और पहुँचे हम अश्क जी को सुनाने। तो एक कहानी उन्होंने कहा, मैं तुमको एक कहानी का टाइम देता हूँ। तो सुना दी। फिर मैंने कहा एक और पढ़ दूँ? भाई एक से ज़्यादा नहीं। हाँ। वो पढ़ ली। हाँ। उनको, और फिर वो हमेशा लिखते अपने रहते थे। बहुत बाद में एक कहानी अर्थ हो जब हमारी छपी, तो उनका कार्ड आया था कि मुझे याद है कि एक लड़का ये आया था, तब मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन तुम्हारी इस कहानी ने मुझे विवश कर दिया कि मैं इसको प्लीज चिट्ठी लिखूं तुम्हारे लिए। वो था। और प्रकाश चंद्र गुप्त भी थे, वो हमें नॉवेल पढ़ाते थे एमए में। देखिए, प्रोफेसर देव, मैंने उन पर भी लिखा है और फिराक गोरखपुरी पर भी लिखा है, दोनों पर लेख हैं। विजय देव नारायण शाही और उन लोगों का ज़्यादा संपर्क में नहीं आया। फिराक को एमए की क्लास नहीं देते थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, और वो खुद इतने विद्वान थे, इन लोगों में वो चलती थी। तो वो फिराक गुरु भी करते थे, ही इज़ ए वेल लोडेड एस ऑफ नॉलेज। उसने अपना एक पेज कभी क्रिएटिव लिखा। मैंने हमारे यहाँ प्रेस्क्राइब थी एमए में पैसेज टू इंडिया फॉस्टर की। तो हमने कहा, जब हम लोग मिल रहे थे, फिराक साहब क्या, मतलब उनके घर में परछतिया थी, और वहाँ बैठ के वो अपनी थोड़ी सी शराब और सिगरेट और घूम के बातें करते रहते थे। तो हमने कहा, सर वो प्रोफेसर देव कह रहे थे कि he read Passage to India 20 times, but last reading 21st given last night to lecture to us। तो वो कहते क्या हैं कि मैं तो एक बार में ही पढ़ के समझ गया था, उसे 20 बार लगे पढ़ने समझने में। ये चलता था। और उनके बारे में भी बहुत बोलते थे डॉक्टर। उस वक़्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हर विभाग में एक स्टॉलवर्ट होता था। और इनके घर में किताबें ही किताबें होती थी। आज के लेक्चरर और आज के प्रोफेसरों को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं, लेकिन उस वक़्त वो सिर्फ कहते थे कि पढ़ना ही है और कुछ नहीं करना। प्रोफेसर देव के तो हमें 2 वो चीज़ें याद हैं। 75वीं वर्षगांठ थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर, वो भी आए थे एक्स स्टूडेंट होके। तो सबने, वहाँ वाइस चांसलर ने कहा, हमारी यूनिवर्सिटी ने इतने आईएएस पैदा किए, इतने पीसीएस पैदा किए, प्रोफेसर देव को थैंक्स देना था। तो वो जब खड़े हुए बोले, वाइस चांसलर हु टेक्स प्राइड अबाउट हिज यूनिवर्सिटी दैट इट प्रोड्यूस सो मेनी आईएएस एंड पीसीएस ऑफिसर्स वुड एट वंस रिजाइन। यूनिवर्सिटी इज नॉट एन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर आईएएस पीसीएस ऑफिसर्स। वाह, ये रुतबा था प्रोफेसर्स का, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई हो बोल दे। एक और, जब हम एमए में मेरिट लिस्ट में आए तो मैं बैठना तो चाहता था आईएएस इम्तिहान में। तो पहुंचा प्रोफेसर देव के पास कि सर मैं रिसर्च आपके अंदर करना चाहता हूँ। यहाँ देखा उन्होंने, यंग मैन, इफ़ यू आर आफ्टर दोज ब्लडी सर्विसेज, आईएएस पीसीएस को ब्लडी सर्विसेज कहते, आई हैव नो टाइम फॉर यू।
if you decide to take up teaching as profession, come to me. I'm there for I'll you. guide you. Go back. हाँ, I give you 1 month time to ponder. Think नहीं कहते थे, ponder. वाह, मतलब ये समय था। ऐसे लोग अब हैं कहाँ। और कोई टीचर होता था उसके यहाँ सिर्फ किताबें इतनी रखना कि किताबें ही किताबें देखें घर भर में, ये फैशन था। मुझे लग ही रहा था कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करूंगा और आप खो जाएंगे उसमें। और वो हो गया। वो तो अब मुझ में भी शौक बहुत रहा। लेकिन आप बैठे, आप तो सिविल सर्विसेज में बैठे। हाँ, उसमें आ गया। इनकम टैक्स में फिर वहीं घिसाता रहा, लेकिन ललक पढ़ाने की रही। तो जहाँ भी जब मैं लेखक इस्टेब्लिश हुआ तो थोड़ा जहाँ भी यूनिवर्सिटी वाले बुलाते थे, पूना यूनिवर्सिटी तो मैं 20 बार गया हूँ। वहाँ पर MA के स्टूडेंट्स और उन सबको हिंदी साहित्य पर बात करने के लिए। उस वक़्त वो कुछ ऐसे प्रोफेसर्स थे जो साहित्यकारों को ज़्यादा बुलाते थे कि स्टूडेंट्स देखें कि तुम इन पर रिसर्च करने वाले हो, ये कैसे बिहेव करते हैं, क्या इनकी भाषा है अलग किस्म की। आज कल्चर उल्टा हो गया है कि तू मुझे बोला मैं तुझे बोला, साहित्यकारों को कोई नहीं पूछता। अच्छा, ये जब सब चल रहा था, आप अंग्रेज़ी में क्लासेस कर रहे थे और सिविल सर्विसेज में बैठना चाह रहे थे, बैठे भी, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में आप आए भी, इन सब के बीच में आपका लेखक कहाँ था? लेखन तो देखिए हमारा 14 साल की उम्र में शुरू हुआ। ठीक, 67 में पहली कहानी छपी आपकी? हाँ, छपी तो नहीं थी, छपता नहीं था। शुरू में तो अपनी प्रेमिका को दिखाने के लिए मैंने कहानियाँ लिखी, पूर्णमासी का भोग, चंदनिया अरज करे, ऐसी कुछ कहानी, उसी को दे दिया बस। और वो सिंबॉलिक रूप से बाद में मेरे एक इंटरव्यू में मैं आया, जिस पर मैं आज भी कायम हूँ कि मेरी रचना को अगर एक भी ऐसा पाठक मिल गया, एक जिसके हृदय में वो उतरती चली जाए, तो उस रचना का आना सफल। आज भी मैं वैसे ही, कोई पाठक उस तरह का मिल जाता है तो मैं लपक के उसको आदर से अपने पास खींचता हूँ। तो वो था। और फिर थोड़ा सा पत्रिकाएं हॉस्टल की जब भी मौका मिला उसमें कर लेते थे। और बुनियादी तौर पर MA की तैयारी, पढ़ाई मुख्य रहती थी। पढ़ाई के दौरान बस ये हॉस्टल की पत्रिकाएं। आमतौर पर ज़्यादातर कहानीकारों की शुरुआत या किसी भी लेखक की या शुरुआत आमतौर पर कविताओं से होती है। आपने भी शुरू में कविताएं ही लिखी या सीधा कहानी की तरफ आए? क्योंकि पहले तो आपके कहानी ही संग्रह आए, वह अपना चेहरा भी आया आदि, लेकिन आपका केवल एक ही कविता संग्रह है, ओ प्रकृति माँ। उसके अलावा कोई संग्रह नहीं। मैंने मतलब देखो, ये तो बिल्कुल ख्याल था ही नहीं कि हमें साहित्यकार होना है या क्या होना है, बहुत दिनों तक नहीं था ये तो। लेकिन कहानियाँ ही लिखी शुरू में, और कविताएं तो बहुत बाद में कुछ लिख के अपने छिपा के रख लेता था, कभी पब्लिक में नहीं आती। बस 2-3 साल छपी अपी नहीं कुछ। जब मैं अपने इस स्ट्रगल से पहले मुझे ये पक्का करना था कि मैं आर्थिक दृष्टि से खड़ा हो जाऊं, तब भी लिखना हो, तो लिखने को एक तरफ कर देता था। जब पहली बार सुनिश्चित होकर धनबाद पोस्टिंग हुई, तब फिर 8-10 लोग, हम लोग, कोई कविता लिख रहा है, कोई गज़ल लिख रहा है, कोई महीने में एक बार मिलते थे। एक गुप्ता जी थे माइनिंग ऑफिसर, उनके यहाँ, और आपस में सुनाते थे। और तब फिर इधर उधर भेजना भी शुरू हुई। फिर वो स्ट्रगल वाला वो दौर चला। वो 2-3 साल पहली बार 1965 में फिर इलाहाबाद माध्यम पत्रिका बालकृष्ण राव जी निकालते थे। वो YCS रिटायर्ड थे।
उनका कार्ड दस्तखत किया हुआ है, नए पुराने माँ बाप स्वीकृत है। इसलिए मैं अपनी पहली रचना नए पुराने माँ बाप को ही मानता हूँ कि भाई उस साहित्य के समाज में पहले स्वीकृति उसी कहानी को मिली। तो फिर उसके बाद चल पड़ा सिलसिला। एक बात बताइए गोविंद जी, चूँकि अभी अभी आपने एक वाक्य बोला कि पहले मैं इकोनॉमिकली एस्टैब्लिश होना चाहता था, उसके बाद मैं लेखन करता। क्या लेखक बनने के लिए इकोनॉमिकली एस्टैब्लिश होना बहुत ज़रूरी है? अपने सब युवा लोगों को मैं ये कहता हूँ। उसमें देखिए ये है ना कि आपको ज़बरदस्ती कुछ चीज़ें नहीं करना पड़ती। अखबार में लिखना पैसे के लिए, या इस्टेब्लिश लेखक भी हो गए, शैलेश मटियानी बहुत अच्छे प्रतिभावान, हमारी बड़े अच्छे मित्र, अग्रज, हम बहुत सम्मान करते थे। अब वो किताब लिखी, पैसे की ज़रूरत है तो एक ऐसे प्रकाशक को दे दी जिसने उसको ख़रीद लिया, पूरे उसमें थोड़ा एक मुश्त पैसे दे दिए, दस्तखत करा लिए गए। आज उनकी सब पूरी रचनाएं वाली छापने के लिए मैं बहुत बेचैन हूँ। साहित्य अकेडमी में छपे, लेकिन इतनी बिखरी हुई चीज़ें हैं कि मिलती नहीं। दूसरे ये है कि आपको बाध्य होकर ना लिखना पड़े कभी, उसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप, और दूसरे पैसे की कमाई के लिए ना लिखना पड़े। सबको मैं यही कहता हूँ। नहीं तो आपका लेखन हो, लेखन जब तक जीवन भर नहीं चले, जीवन भर चलता है तब कुछ इतना सा निकलता है। आपके संपूर्ण कहानियाँ 2 खंडों में प्रकाशित हैं, निर्झरिणी नाम से। नहीं, उसके बाद इन्होंने किताब घर वालों ने निकाली है 3 खंडों में। अच्छा, मैं निर्झरिणी पहले की बात कर रहा हूँ जो 2 खंडों में थी। उस वक्त की भी कहानियाँ जो छपती नहीं थी कहीं, वो भी शामिल हैं। तो मैं निर्झरिणी नाम से जो प्रकाशित है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। निर्झरिणी यानी कि झरना निरंतर बहता हुआ है। ऐसा संभव कैसे है कि कहानियों का झरना निरंतर बहता रहे? कहीं तो सूखा आया ही होगा। निरंतर बहने का क्या है, ये है कि कुएं को आप देखते ही हैं, कुएं से जितना पानी निकालो निकलता आता है। पानी निकालना बंद कर दो तो वो पुर जाता है। तो इसी तरह ये है। और फिर मेरा जो लिखना अभी जुलाई अंक में कहानी आई है, अंश में, वहाँ भी पैसे ऐसे नहीं लेता हूँ, ना मिलते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा पाठकों के पास पहुँचे, ये अभी भी ख्याल रहता है। तो वो इस ख्याल से कि आदमी से सटना, आदमी के अंदर, हर आदमी एक ब्रह्मांड है, उसके अंदर क्या क्या भरा होता है, तो उससे सटना, उसके दुख को देखना, उनसे फिर दोस्ती करना, ये संपर्क बनते चले जाते हैं और मुझे कहानियाँ मिलती जाती। यानी रचना अनुभव से बनती है। हाँ, मेरे उसमें हर रचनाकार का अपना अलग होता है। कल्पना मेरे यहाँ आती है मगर कलात्मक निर्वाह के लिए। ऐसे नई कोई कहानी जब आएगी तो आप देखेंगे और मुझसे पूछेंगे तो मैं बता भी दूंगा कि ये उस जीवित व्यक्ति की है या मेरे ऊपर होगी। तो या तो आप अपने अनुभव के लिए अनुभूत पर लिखिए, और नहीं तो दूसरे का दुख या जो आप उजागर करना चाहते हैं वो इतना, या आप उसमें इतने डूब जाएं कि वो आपके जैसा हो जाए। नहीं, अभी आपने कहा कि आपके यहाँ कल्पना कलात्मक निर्वाह के लिए आती है। इसका दूसरा अर्थ ये निकला कि अनुभव जो है वो कलात्मक निर्वाह में बाधा डालते हैं। अगर आपका जो अनुभव है, हाँ, वो जीवन से अलग हो गया, हाँ, तो असत्यता तो आती है बिंदुवर, बिल्कुल आती। इसलिए मैं जब कहानी लिखता होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जीवन में जैसा घटा या उसके जीवन में या मेरे जीवन में, वो असली सत्य होगा। कल्पना गलत हो सकती, लेकिन
कभी कभी ऐसा है कि आपको पूरी बात कहने के लिए एक अंतिम पोर्शन में कुछ अपनी मैसेज क्लियर करने के लिए कल्पना का हिस्सा जोड़ना पड़ जोड़। लेकिन गोविंद जी, अनुभव सारे तरह के तो आपके पास भी नहीं हो सकते, मेरे पास भी नहीं हो सकते। तब आप क्या करें, क्योंकि सारे संघर्ष तो आपने भी नहीं किए हैं, मैंने भी नहीं किए हैं, और आप भी लेखक हैं, मान लीजिए मैं भी लेखक हूँ, और मुझे किसी और की बात कहनी है, तब मैं क्या करूँगा? वही तो परकाया प्रवेश जिसे कहते हैं। हाँ। उस व्यक्ति को आप इतना उसमें डूब जाइए कि वो आपका जैसा अनुभव हो जाए, तब तो बात है, तभी आती है कहानी प्रामाणिकता। और अगर आपने उसे दूर से देखा है, उसकी छटपटाहट को महसूस नहीं किया है। अभी ये जो कहानी आई है खूब अच्छा हूँ, जिसमें पत्नी 2 बच्चों को लेकर चली गई। अब वो बाहर से कहता है हाँ मैं खूब अच्छा हूँ, अच्छे जीवन चल रहा है, लेकिन अंदर कुछ है तकलीफ। अब मैं उसके पीछे पड़ गया। उसके बाद 10 बार उसके साथ उठा बैठा, उससे आत्मीयता, उठना बैठना भर नहीं, आत्मीयता महसूस करना। अभी आपने एक और पंक्ति कहा कि स्थिति में डूब जाइए। जब आप स्थिति में डूबते हैं तो उस डूब के साथ वो फिर कहानी भी बन सकती है, उपन्यास भी बन सकता है, और लघु कथा भी बन सकता है। तब ये जो आकार है, ये स्थिति तय करती है या लेखक तय करता है? अब इसके लिए फिर मैं एक अपनी रचना का उदाहरण दूं कि कैसे क्या तय होती है। एक लड़की मिली मुझे, आलिया, नाम भी उसका वही है सही, एयरपोर्ट पर। मुझे ये अपना मोबाइल को मैं उलझ रहा था, तो वो खुद आ गई मेरे पास और वो बोले क्या है इसमें। हमने कहा ये चल नहीं रहा है। तो सिंपल चीज़ थी कि उसमें बोली उसमें रोशनी तो आने दीजिए। हमें चार्जिंग नहीं, तो ले गए वहाँ लगा दिया। अब मैं वहीं रखा, कोई ले ना जाए। तो उसने कहा चिंता मत करिए, कोई नहीं ले जाएगा। फिर बैठ गए हम लोग, मैं उसने बातचीत शुरू करी, थोड़ा परिचय हुआ। उसने बताया, मैंने बताया लेखक हूँ मैं। फिर मिलने लगे हम इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। वो बहुत लेखक होने से बड़ा प्रभावित थी, किताब भी। पता ये लगा, हिसाब पहनते कि उसका जो बचपन का दोस्त था अशरफ, जो घर में उन दोनों के आना जाना भी था, वहाँ उनकी शादी उनके घर वाले नहीं होने दे रहे, जबकि पहले उनके पिताजी की तरफ से और दोनों तरफ से सब तय था। अब मैंने कहा मैं चलता हूँ तुम्हारे कश्मीर, तुम्हारे साथ पिताजी को समझाऊंगा, क्योंकि मेरी शादी अगर मेरी प्रेमिका से नहीं हो सके तो तुम्हारी क्यों रुके। अब देखिए पर्सनल उसकी लाइफ में आइडेंटिटी। बोली आप वहाँ से जिंदा नहीं लौटेंगे, तो छोड़िए। बहरहाल वो क्या हुआ था कि एक था शिया, एक थी सुन्नी, और सुन्नी अशरफ मियाँ थे। उनके लोगों ने, अबू बकर बगदादी ने बम बरसाए शियाओं पर। तो इसकी आलिया का जो फादर था, बोली मैं अपनी लड़की को अपनी तरफ से अपने कातिलों के यहाँ नहीं जाने दूंगा। अब साहब इस्लाम धर्म का, अमन का मजहब है या जंग का मजहब है, और ये आपस में क्यों ये छटपटाहट पैदा हुई, तो उपन्यास का आकार ले लिया। अब ये कहानी सिर्फ छोटी सी है कि भाई वो चली गई पत्नी, प्रेरित करता है कि भाई जाओ मना लो, ये बच्चे हैं, वो कुछ नहीं है। बीच में बच्चों के नज़रिए से कोई नहीं सोचता, अहम बाप के टकरा रहे हैं। तो उसने अपना किस्सा बताता है कि बहुत घाव हैं। उसकी बीवी ने उसके घर में, अधिकारी था वो, और पुलिस बुला दी थी कि डोमेस्टिक वायलेंस है। तो अब अधिकारी के यहाँ एक पुलिस आके उसको कैद करने, और बीवी के इंस्टेंस नहीं, इन सब का मैंने जो सवाल पूछा था आपसे, वो सवाल, उसका जवाब इसमें। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो
एक कहानी का रूप लेती। इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है। मियाँ बीबी, अंत में जो लेखक का है कि भाई तुम्हारा छोड़ो, बच्चों का तो सोचो, तो वो आखिर में थोड़ी कल्पना जोड़ दी कि वो छटपटाहट के बाद जाने को तैयार हो जाता है बच्चे। अब ये आकार छोटा है, ठीक है, इसमें बड़ा नहीं। खिलाफत में ये बड़ा आकार लेता है, तो उसमें लेखक जो है उपन्यास में चला जाता है। इसी तरह 5 आंगनों वाला घर लो, उसमें भी इतना विशाल है कि वो अब वो भी जरा सी उससे शुरू हुआ था। मेरे एक क्लास फेलो थे, उनके भाई जिसकी मतलब इनकी भाभी ने माँ की तरह इस लड़के को पढ़ाया था, और हम दोनों पोस्टेड थे कमिश्नर बम्बई में। वो एक दिन मेरे पास आया रोते हुए, मेरा दोस्त, कि जिन्होंने मुझे बच्चे की तरह पढ़ाया आज वो देखिए होटल में ठहरे हैं और मैं घर नहीं ला पा रहा। ये जो दर्द था, अब ये दर्द फैलता फैलता 5 आंगनों में गया, और 5 आंगनों वाला घर उस वक़्त की क्या कल्चर थी कि जहाँ बच्चा होता था उसे अपनी माँ का ही पता नहीं कौन सी पाल रही है, बड़ी 100 लोगों की रोटियां बनती थी। बहुत अच्छा उपन्यास है, मतलब 50 साल के अंतराल से लगा के इतने पर आ गया कि सगे भाई एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। ये जो मूल्यों की विच्युति है, इसको केंद्र में रखकर जब आप 5 आंगनों वाला घर लिख रहे थे, जिसमें 3 पीढ़ियां हैं, 50 साल का अंतराल है, एक बड़ बाबा है, पीपल का वृक्ष है, बाकी तमाम चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, ये सब आपके अवचेतन में रहा होगा, तब तो ये सब आप लिख पा रहे होंगे। हम और हमारा वो दोस्त जब MA अंग्रेजी में पढ़ते थे तब भी वो हमारा क्लास फेलो थे। इत्तेफाक से हम लोग इनकम टैक्स में एक साथ भी आ गए। तब हम उनके घर को देख आए थे, और फिर एक बार उपन्यास लिखते वक्त उनके घर को फिर दोबारा भी देखा, तो सारा फिर डिवाइड हो गया था, उसमें विभाजन हो गए थे, लेकिन उसको देखा और उनकी ज़ुबानी सारी चीज़ें सुनी बार बार बैठकों में, तो ये उपन्यास बना। इससे एक चीज़ समझ में आ रही है कि स्मृतियाँ भी, या इसको ऐसे पूछता हूँ, क्या स्मृतियाँ लेखन करने के लिए बाध्य करती हैं? स्मृति तो भाई बहुत ही मूल्यवान चीज़ है। स्मृति चली जाती है तो कैसी छटपटाहट होती है, 2 को आप भी जानते होंगे। रमेश चंद्र शाह यहाँ हैं, और हमारे बम्बई जाओ तो वांदी वडेकर जी हैं। जीवन ही खत्म हो जाता है लेखक का। अरे स्मृति तो है ही कि अगर आपको ये याद नहीं है कि पहले क्या लिखा है और आगे अध्याय में हमें क्या लिखना है, तो क्या लिख पाओगे? नहीं, मैं जानना चाह रहा था वो छटपटाहट कैसे आती है कि वो मेरे साथ घटा था और मुझे लिखना ही लिखना है। कभी तो वो ओझल होता होगा, या कभी तो उसके ऊपर थोड़ा सा कोहरा गिरता होगा, या वो भूल जाते होंगे कि नहीं इसको नहीं लिखना है, या वो कि जब तक बाहर ना आ जाए तब तक हम शांत नहीं होंगे। वो कसमसाहट, छटपटाहट कैसे आती है एक लेखक के भीतर? ये तो देखिए, आप किसी मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषक के पास जाइए, कैसे होता है। हम तो सिर्फ तमाशा ही देखते रहते हैं ईश्वर का कि आज कोई चीज़ होती है तो मैं फट से भूल जाता हूँ। नहीं, आपको क्या परेशान करता है ऐसा कि वो कहा वो आपके लेखन का रूप ले लेता है? सब तो सारी चीज़ें तो परेशान नहीं करती होंगी, या सब तो आप लिखते भी नहीं होंगे। एक तो इस तरह से पुरानी चीज़ें, आप कह लीजिए नॉस्टैल्जिया, कि पुरानी चीज़ें अच्छी ही याद आती हैं, और जो ख़राब हुई वो तो आप उससे निकल के बाहर आ गए। किताब जो धारावाहिक विपरीत आप बात कर रहे थे, उसमें मैंने लिखा है भूमिका में कि कुछ, जो तो मेरा सारा लेखन आत्मपरक है, लेकिन कुछ लोगों के बारे में इतने अच्छे थे, मैं लिखना छूट गया,
तो उनको मैं यहाँ याद करूँगा। और जो हमने अच्छी चीज़ें हुई और मेरे अनुभव हुए उनके बारे में उन किताबों का जिक्र करके आगे बढ़ जाऊँगा ताकि दोहराव ना हो। जैसे आपने चूंकि इसी का जिक्र किया तो मैं इसी का जिक्र कर रहा हूँ। धारा के विपरीत शायद मुझे अब अपने सवाल का उत्तर मिल जाए। जैसे आपने इसमें लिखा, खिलाफत उपन्यास और मंदिर गांव किनारे के लिए कहानियां लिखने के बाद कुछ लिखने को था नहीं, तो आराम फरमाने की इच्छा को बल मिला कि प्रकृति ने आज 2 बजे फिर घंटी बजा दी और आप फिर लिखने बैठ गए। तो वो कुछ तो अंदर रहता होगा ना कि इसको मुझे उतार ही देना है अब, या नियम है कि मैं लिखूंगा ही लिखूंगा आपके लिए? ना, वो लिखने का ये नहीं है ना, तो मेरे साथ ये है कि लिखना ही है। हाँ। और ना ये कि नहीं लिखना है। जैसे यही किताब जो आपके हाथ में है, पहले मैं आपने जिक्र भी किया कि पहले कहा था मैंने कि भाई मैं आत्मकथा नहीं लिखूंगा, फिर आपने लिख दी। आत्मकथा तो नहीं, क्योंकि उसमें जो आदमी अपने को महिमा मंडित करता है मैं उससे बचना चाहता था। आपने स्टेटमेंट ये दिया था कि आत्मकथा नहीं लिखूंगा क्योंकि उसमें नैतिक साहस चाहिए जो मुझ में नहीं है। क्या इसको लिखते हुए नैतिक साहस आ गया था? ना, मैंने भूमिका में अपने लिए शॉर्ट कट निकाल लिया। वो मैंने वो एक शेर याद आ रहा है, जिसे लोग कहते हैं जिंदगी, वो हादसों का हुजूम था। वो तो मेरा साहिबे कमाल था कि दरमियान से निकल गया। वाह। तो वो निकलना यूं हुआ कि देखिए, मैं नैतिक साहस की बात ये है कि आप अपने बारे में तो सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन आपको दूसरे की जिंदगी के बारे में बिगाड़ने का अधिकार नहीं। तो इसमें हमेशा ये होता है कि आप प्रेमिकाओं के बारे में अगर आप लिख दें सही सब कुछ, तो उनकी ज़िंदगी खराब होती। उससे मैं बचना चाहता था। नहीं, लिखा तो आपने है। तो बच्चा क्या, फिर भी सही करना है। तो जहाँ जहाँ जिक्र आया है तो मैंने, जैसे कृपया आगे पर्दे पर देखिए, तो अगर तो सुवर्णा का जिक्र आया तो सुवर्णा के परिवार और ये सबको खोलने की बजाय मैं कह देता हूँ कि भाई तुम्हारी रोशनी में पढ़िए। मैं वो हिस्सा पढ़ देता हूँ। यूं महिलाएं तो मेरे जीवन में कई आई, लेकिन खुशबू की तरह आई और चली गई। गहरा संबंध सिर्फ 4 से बना, उतरती हुई धूप की नायिका जो पहले सरस्वती कोहरे में कैद रंग थी, वो शाम के झिलमिल में पूर्व प्रेमिका है, उसकी ही तरह दूर हो गई। तुम्हारी रोशनी में, रचना का नाम है, तुम्हारी रोशनी में कि सुवर्णा शाम के झिलमिल में फिर आती है, उछाल कहानी में चली जाती है। रेवा सरस्वती का आधुनिक विस्तार है, कोहरे में कैद रंग में आसमान में उतरती है, शाम के झिलमिल में रहस्यमयी रहते रहते खो जाती है। धूल पौधों पर की वह शाम के झिलमिल में नुकीली है। तो ये जो 4 प्रेमिकाएं आपकी रहीं, जो आपके उल्लेखनीय प्रेमिकाएं जो आपकी रहीं, अब ठीक है, अब ठीक है ना, उल्लेखनीय प्रेमिकाएं जो आपकी रहीं। तो अब उनके बारे में इतना ये घुमाव चक्करदार रास्ता कि आप उस चक्करदार रास्ते में जा ही नहीं पाएंगे। और पर्दा, अब इसमें प्रोफेसर देव का एक फिर शेर याद आता है, वो बहुत कोट किया करते थे एमए में साहित्य के बारे में। कह के कुछ लाल ओ गुल, लाल कहो या गुल फूल कहो, कह के कुछ लाल ओ गुल, रख लिया पर्दा मैंने, मुझसे देखा न गया हुस्न का रुस्वा होना। वाह। अगर आप सीधे सीधे हुस्न की तारीफ कर दीजिए तो क्या तारीफ, तो नहीं, उसको कहिए वह फूल जैसा है या कमल जैसा है। सब साहित्यकार अपना ये करते हैं, तो साहित्य की खूबसूरती यही है। तो क्या ये मानूं कि इसमें आपने 4 का ही जिक्र किया, लेकिन अधिकांश जो प्रेममय पात्र आपके यहाँ आए हैं नायिकाओं के तौर पर, वो कम से कम आपकी प्रेमिकाएं ही हैं? अब कई चीज़ें होती हैं उसमें, या तो उसके लिए जिस वक्त आप लिख रहे हैं बड़ा प्रेम भाव पैदा हुआ, या इन नायिकाओं के लिए जो प्रेम था यही फीलिंग आप उनके लिए महसूस करने लगे। लेकिन वो इंटेंसिटी जो आती है वो
या तो इनसे जुड़ के आएगी या उसके लिए फील करते हुए, वो जरूरी। अभी मेरा लेटेस्ट उपन्यास जिनका ये 4 प्रेमिकाओं में जिक्र नहीं है, अब आप कह देंगे 5वीं प्रेमिका, हवा में चिराग। हाँ। हवा में चिराग में जो महिला है करीब करीब उसके साथ आपका प्लेटोनिक लव है, लेकिन हमारे मित्र रामजी तिवारी बोले आप इसमें बड़े इमोशनल हो गए हैं। तो वाकई में उस वक़्त उस महिला के लिए खूब इमोशनल हो गया था, जिससे वो उस किताब को लिखने के बाद फिर बराबर दोस्त वाली संबंध हो गए, दूर दूर वाले। वो प्रेमिका वाली, वो 4 वाली नहीं हो पाई, उस जमात में शामिल नहीं हो पाई वो। तो ये तो चीज़ें ऐसी हैं जो चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, प्रेम को मैंने हमेशा, और शायद बहुत लेखकों ने, हमारे पहले जैनेंद्र जी ने इसको एक ऐसा विषय माना है कि जो हमेशा था और रहेगा। ये जब किताब आई थी तुम्हारी रोशनी में, जैनेंद्र जी जीवित थे दिल्ली में 4 तिलक मार्ग पर। ऐसे ही हम लोग चाय पी रहे थे तो कुछ बात हो रही थी, तो जैनेंद्र जी पीछे से आए, क्या बातें हो रही हैं? हमने कहा मेरा उपन्यास आया है, तुम्हारी बात कर रहे थे, किस विषय? क्या विषय पर था? तो हमने कहा प्रेम। ज्ञान है और विषय हो ही क्या सकता है। वाह। तो ये माहौल है उसका। अच्छा, एक बात बताइए गोविंद जी, क्या कभी कभी कोई पात्र लेखक पर इतना हावी हो सकता है कि वो सब भी लिखवा ले जो लेखक नहीं लिखना चाहता? जो लेखक लिखना ही नहीं चाहता हो सकता है। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये है कि कुछ पात्र ऐसे विकट होते हैं जो बार बार आपके पास आते हैं। जैसे कुछ थीम्स हैं वो आएंगे, तो एक ही पात्र, और वो कोई ज़रूरी नहीं कि प्रेम वाले ही हों। जैसे मैंने अपने पिताजी पर करीब 9 कहानियाँ लिखी होंगी। एक हमारे कोहरे में कैद रंग की नानी है, वो बार बार उसका रूप आता है, प्रकट होती है, जो जीवटता उस महिला में आपकी नानी से भी उनका काफ़ी मेल खाता है, आपने एक बार कहा भी था उस चीज़ को लेकर। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ये जो आपने कहा कि वो लिखवा ले जो आप लिखना नहीं चाहते, इसका जवाब मेरे पास है नहीं भाई, क्योंकि मैं इस तरह देख नहीं पाता हूँ कि मैं लिखना क्या नहीं चाहता था। देखिए, कुछ तो चीज़ें लेखक को एक, जैसे कहते हैं, लक्ष्मण रेखा सी होती है। आप ये नहीं है कि कुछ भी लिख लें। हमें साहित्य की तो परिभाषा हर लेखक अपने ढंग से अलग अलग तरीके से ढूंढता है, और वही उसके लिए सही है, और रचनाओं के माध्यम से आजीवन ढूंढता रहता है। कोई साहित्य की परिभाषा आज तक ऐसी नहीं है कि सब पर आप लागू कर दें। लेकिन तुलसीदास जी की एक वंदना है शुरू में रामायण के, वो है तो गणेश जी और सरस्वती पर, मैं उसको घसीट लेता हूँ कि ये साहित्य की परिभाषा है। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम, वर्ण अक्षर, अर्थ संज्ञानाम, अर्थ भी, अर्थ के कुटुंब भी, जटिलताएं और ये सब, रसानाम इमोशन, छंद साम अपी डिसिप्लिन नॉवल, ये है क्या है, मंगलानाम च करता रहो, वंदे वाणी विनायक। मंगल करना जरूरी है। अमंगल, आप कोई ऐसी रचना की जो मॉब लिंचिंग को इनकरेज करती हो, उसको मैं साहित्य नहीं, कोई साहित्य नहीं मानेगा। लेकिन दिखाना तो पड़ेगा, समाज का हिस्सा है। पत्रकारिता लिखें, शामिल करें, लेकिन वो साहित्य नहीं हो सकता। नहीं, साहित्य में वो घटना के तौर पर आ तो सकता है। उसमें ये है, मॉब लिंचिंग को एक चीज है कि आप बाहर माहौल दिखा दें, लेकिन टोटल मैसेज उसकी जो जाती है, वो ये नहीं कि इसको इनकरेज करती। नहीं, वो तो हो ही नहीं सकता। जो बस वही मैं बात कह रहा था। ये थोड़ो कि आप लिखिए नहीं, आप कोई भी चीज लिखी जा सकती। रचना को अंततः
जिस पक्ष में खड़ा होना होगा वो तो कम से कम वो गलत पक्ष नहीं हो सकता ये आशय तुलसीदास जी का ही मंगला नाम चकरता रहा। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि रचना अपने समय के अंधेरे पक्ष को दिखाए ही ना। ना 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 वो दिखाती है माहौल, फिर लेकिन ले जहाँ जा रही है जो लेखक का अभिप्रेत है, और वो कई ढंग का हो सकता है वो कहे ना उसको, लेकिन उस कहानी के ध्वन में ध्वन्यार्थ में वो निकले। आपका जो पहला उपन्यास आया वह अपना चेहरा, हालांकि उपन्यास आपका दूसरा एक और उपन्यास है वो पहले आना चाहता था, लेकिन इस उपन्यास ने इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी रहा, इसका पात्र केशव दास, कि ये उपन्यास आपका पहले आ गया। एक केशव दास एक तो आपको कहाँ मिला, हालांकि उसका जिक्र है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा दर्शकों के लिए आप एक तो बता दें। दूसरा, क्या इसको लिखते हुए आप उस समय सरकारी सेवा में थे जब ये उपन्यास आप लिख रहे थे, क्या इसे लिखते हुए किसी तरह का प्रेशर, दबाव आपके ऊपर महसूस हो रहा था कि मुझे ये सब नहीं लिखना क्योंकि मैं इसी विभाग में काम करता हूँ और भ्रष्टाचार या एक ऐसे आदमी की कथा लिख रहा हूँ जो कि मुझे खतरे में डाल सकती है? ना ना, ये हुआ ऐसा कि आपको बताया मैंने कि हम लोग जो है ना सपने देखते थे IAS वगैरह में आने के। अब जब आप सरकारी नौकर में हो गए और वो मोहभंग हुआ वहाँ पर कि यहाँ तो एकदम वही याद पना है, सब कुछ है, तो जो धक्का था उसने वो उस उपन्यास को लिखवाया। और उसके जो पात्र थे केशव दास वगैरह, ये लोग हमारे इमीडिएट एक तरह के बॉसेस थे इर्द गिर्द। लेकिन ये डर कि हम ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये कुछ नहीं। मुझे परेशानियां हुई जो मेरे कोलीग्स थे या महिलाएं जो इधर उधर जिन पर लिख दिया गया उनके चोट, लेकिन तंत्र से कोई ऐसी वो नहीं। तंत्र के लिए हमने बाद में जब चेयरमैन होकर रिटायर किए उस अनुभव पर फूल इमारतें बंदर हैं, वो भी उसके बाद भी वो हमने लिखा रिटायरमेंट के बाद। तो उसमें थोड़ा ये था डर मुझे कि हाँ, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा जेल में डाल देंगे लोग। अब जो को कोई कह नहीं सकता कि रिश्वतबाजी में फंसा, तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो मैंने उसको लिखा, उसमें आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये अमिताभ बच्चन है, ये अमर सिंह है, ये फलाने हैं फलाने, और ये सब खूंखार लोग थे उस वक़्त के। उसमें एक ये भी था कि कोई पढ़ता ही नहीं। अब क्या अमर सिंह जी जैसे वो नहीं हैं दुनिया में, क्या वो पढ़ते हो? अगर जीवित होते हो पढ़ना कोई नहीं। हमारे डिपार्टमेंट के लोगों ने सबने पढ़ा उसको, ढूंढ ढूंढ के पढ़ा। कैसी प्रतिक्रिया रही? अरे सबको अनुभव लिख दिया, लेकिन उसका असर किसी पर नहीं हुआ कि भाई एक ईमानदारी का रास्ता अपनाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं। आप ईमानदार रहे? ईमानदार इस अर्थ में रहा कि मुझे साहित्य मतलब कम से कम मिडिल ऑफ माय कैरियर तक आते आते मेरा साहित्य में नाम इतना हो गया था, मेरा इन्वॉल्वमेंट इतना हो गया था कि फिर इस तरफ ध्यान नहीं जाता था। ना तो मिलते थे हम अपने अफसरों से, न उनसे जो आया काम कर दिया। दूसरा ये था कि नौकरी की तरह लो। तीसरे ये था कि जिस दिन रिटायर होना है 58, उसके बाद हमें नौकरी करना ही नहीं है। ये सब बड़ी क्लियर हो गई थी चीज़ें। तो हाँ, उस हद तक मैं ईमानदार इस अर्थ में रहा कि जो कुछ हमारे सैलरी और इसमें था वो मैं उसमें सीमित रहा, और लेकिन इसमें भी ईमानदार रहा। जब ये चेयरमैन हुआ, मैं तो यहीं वहाँ दिल्ली में आज तक वाले आए, बोले अब आपके लिखने का क्या होगा? हमने कहा देखो भाई, नैतिकता का तकाजा है कि या तो मैं इस चीज़ को स्वीकार ना करूं। मैं जानता हूं कि 1 साल 1.5 साल जब तक मैं हूं
मैं लिख नहीं पाऊंगा, तो या तो लूँ, इसको स्वीकार ना करूँ, और अगर करता हूँ तो लिखने को छोड़ दूँ थोड़े दिन। या पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाए जहाँ लिखना नहीं, बट चेयरमैन में तो पोस्टिंग एक ही होती थी। ठीक बात। हाँ। तो वहाँ था, तो उस दरम्यान कुछ नहीं लिखा गया। फिर इसके बाद ये था कि मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, अब लो नसानी अब ना नसाए हूँ। तो मुझे अब छुट्टी, इसलिए 5 दिन के अंदर मैंने दिल्ली छोड़ दी थी कि हम लोगों के लेवल पर जैसे कुत्ते के सामने हड्डी फेंक दी जाती है, ऐसे पोस्ट रिटायरमेंट चीज़ें फेंक दी जाती। तो मैंने कहा अब बहुत हो गया। ठीक, चूँकि प्रशासनिक सेवा की बात हम लोग कर रहे थे अभी, हाँ, सवाल मेरा ये, कई जगह पर आप ये कह चुके हैं, कई इंटरव्यूज़ में, और लिख भी चुके हैं इस बात को, कि लेखकों के सामने, प्रकाशकों के सामने संकट सस्ते कागज़ का बहुत रहा। आपने कहा सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए था। जब आप सेवा में थे तब की बात मैं कर रहा हूँ। आप पदों पर रहे तो आपने इस चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं किया? मेरे कार्य क्षेत्र में ये आता नहीं था। उसमें ये थोड़ा है कि मैं किसी चीज़ के लिए कुछ भी कर दूँ। नहीं, मित्र तो थे ही ना, ये कागज़ और इस सब के लिए कुछ नहीं। और दूसरा ये है कि सरकार वो साहित्य को ज़्यादा कुछ तरजीह देती नहीं, कोई भी सरकार आए। अखबार को देती है, मीडिया वालों को देती है, उन्हें क्या मतलब वो इमेश क्या लिख रहा है और क्या कर रहा है। ये साहित्य जो है ना, देखिए ये मूलतः एक व्यक्तिगत स्ट्रगल की बात होती है उसकी। इसी तरह दूसरी चीज़ों में, उसमें तो फिर भी सरकार वो तारीफ कर देती है, स्पोर्ट। लेकिन एक व्यक्ति या एक लड़का कैसे अपना उस स्तर तक पहुँचे, वो उसका अपना स्ट्रगल होता है, उसके लिए कोई कुछ नहीं करता। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में लेकिन जब आप रहे, हाँ, तब तो कुछ काम अच्छे हुए ही उस समय पर, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरह के अनुवाद को सरकार प्रश्रय देती है, बहुत रूखे किस्म के होते हैं और वही बहुत तरल हैं सरकारी महकमे में, इसके लिए कभी आपने कुछ करने की कोशिश नहीं की? हम लोगों का एरिया केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में जो उनका सीमित था, वो पॉलिसी बनाने के लेवल पर नहीं था। वो सिर्फ ये था कि आप अनुवादकों को तैयार करिए। तो मैंने अपने स्तर पर ट्रेनिंग वाला सिलसिला शुरू किया, जोड़ा उसमें। खौज खास में दफ्तर था, तो उसके बगल में एक बिल्डिंग ले करके वहाँ अनुवादकों का प्रशिक्षण, अनुवादकों के लिए हॉस्टल, वो अब खूब अच्छा चल रहा है बहुत दिनों तक। भाई मैं वहाँ डायरेक्टर था, तो डायरेक्टर का रैंक क्या होता था जानते हो? डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। वो क्या पॉलिसी डिसाइड करेगा? पॉलिसी के असर कर सकता है क्या? इसी तरह इनकम टैक्स में जरूर चेयरमैन के लेवल पर आप उस लेवल पर आए थे, लेकिन वहाँ भी कैसे उनका रेवेन्यू बढ़ाया जाए, वो क्या किया जाए, किस चीज़ पर छूट दी जाए, ये सब होते थे। चलिए वापस लेखन की तरफ आ रहा हूँ। हाँ, वो ज़्यादा अच्छा ही है। नहीं आपका, क्योंकि अब तो हमारे बारे में कोई जानता भी नहीं, आप ही ये सवाल उठा रहे हैं। कोई नहीं जानता आप कि मैं क्या करता था पहले, सब लेखक के तौर पर, और बहुत अच्छा है। नहीं ज़रूरी है जानना, लोग जाने क्या क्या होता था, कैसे कैसे काम आपने किए। सवाल ये है कि मैं आपके बारे में जब पढ़ रहा था तो मुझे एक जगह मिला कि हुजूर दरबार जब आप लिख रहे थे तो खुशवंत सिंह के कॉटेज में बैठकर आपने वो लिखा है, हुजूर दरबार। इसी तरीके से आपने लाल पीली ज़मीन के लिए आप नैनीताल पहले गए, फिर वहाँ से मुक्तेश्वर की बस पर आपने पकड़ ली। तो क्या जगहें लेखन पर असर डालती हैं? असर सिर्फ ये है कि आपका कंसंट्रेशन हो पाता है वहाँ या नहीं। बहुत और चीज़ें चलती रहती हैं। और खुशवंत सिंह का कॉटेज था, उन्होंने दे दिया कि आप जाइए रहिए। इसी तरह वहाँ वो लिखा ही है मैंने, मुक्तेश्वर चला गया नैनीताल में क्लब में, जबकि ज़्यादा लग्जूरियस होता, बहुत लग्जूरियस चीज़ों
वह वातावरण में मैं नहीं ठीक महसूस करता। पचमढ़ी गया तो वहाँ कई घर देखे, पर एक जैसे बंद कमरे में आप इसमें कहिए हम चारों तरफ बंद है, मैं नहीं लिख पाऊंगा। जब तक एक खिड़की खुली ना हो, दिखाई ना दे दूर तक, तब तक हमारी कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन कुछ होते। ये तो हर लेखक के फितूर अपने अलग अलग होते हैं, मेरे भी हैं। जैसे कुछ लोग रात ही को लिखते हैं। हाँ, हमारा ये है कि हम सुबह हमारा लेखन ज़्यादा। हाँ, जब ये उपन्यास लिखे गए तो इनमें शायद अधिकांश उपन्यास, अधिकांश क्या 90% कह लीजिए, वो कहीं जाकर के उसके पहला ढांचा जो है वो 10 दिन 12 दिन एक जगह रह करके उसी में डूब करके लिखने से हुआ। सबका? हाँ, उसमें मैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे काम कर लेता है। पचमढ़ी में करीब 10-12 बार गया हूँ और वहाँ सारे उपन्यास ही किए। तो ये हुजूर दरबार कसौली में उनका खुशवंत सिंह का कॉटेज था। हाँ, तो वो एक खींच लेना उसका आधार। और धीरे समीरे कहाँ लिखा? धीर समीरे हाँ, पचमढ़ी में। तब मैं पोस्टेड था बम्बई में, तो बम्बई में हमारे मित्र थे नंद किशोर मित्तल, जिनको समर्पित है। तो वो बोले चलो तुम्हें वृंदावन दिखा लाए। तो हम और वो चले गए, वहाँ पर यात्राएं और वो सब शामिल हैं। और उसके बाद फिर वो यहाँ पचमढ़ी में आकर के वो लिखा गया। तो वो लिखना मतलब ये है कि उसका शुरू का जो विस्तार है वो, उसके बाद 2-3 साल उसको टचिंग करने में, खींचने में, तानने में लगता है, 3-4 साल। तो इसीलिए आप देखेंगे कि मेरे उपन्यासों में अंतर है। हाँ, अंतर है 2-3 सालों का। वो लिखा तो 10-15 दिन में ही जाता है, लेकिन वो ये नहीं है कि वो फौरन दे दीजिए आप। तो उसको फिर सुधारते सुधारते कभी कभी बीच में आपको रख देना पड़ता है कि भूल जाइए उसको, फिर एकाएक कुछ कोई चीज़ तुम्हारे दिमाग में आएगी कि करना है उसमें, या ये जोड़ना है या वो जोड़। तो ये सिलसिला फिर चलता है। कहानियों के लिए भी कि यही अपनाते हैं? कहानियों में वो चीज़ नहीं आती। कहानियों में तो ये है कि एक इंटेंसिटी होती है, वो 3-4-5 महीने में आप अपने आप को लिखा के आपसे छूट जाती। मेरे साथ या शायद सभी लेखकों के साथ एक अच्छी चीज़ ये होती है कि वो छपते ही वो मुझसे दूर चली जाती। अब मुझे कोई ये याद करने में भी है कि हाँ हमारी लिखी है क्या, तो एकदम मैं खाली हो जाता हूँ। कटोरा खाली है, उसमें कुछ भरे, फिर नया तो भर जाता है, तो ठीक है। अच्छा, जब हम देख रहे होते हैं किसी चीज़ को, किसी परिस्थिति में डूब रहे होते हैं, जैसे आपने आत्मकथा ही लिखी या उपन्यास लिखे या नए पुराने माँ बाप हैं, जिहाद आपकी एक कहानी है, छलांग आदि आदि जितना भी कुछ है, लिखते हुए क्या लेखक समाज के प्रति, व्यक्ति के प्रति, अपने प्रति तटस्थ रह पाता है? तटस्थ शुरू में तो देखिए एक वेग होता है, उबाल, वेगवती धारा की तरह आप बहते हुए लिखते हैं। इन्वॉल्वमेंट, बहुत उसमें डूबना। उसके बाद फिर जब आप उसको कलात्मकता के स्तर पर देखने लगते हैं, क्योंकि देखिए लेखक का ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है, वो बड़ा माने ज्यों-ज्यों ज़्यादा लिखता जाता है, उसके अंदर एक उसका आलोचक भी वैसे ही विकसित होता जाता है। ये लिखना है, मैंने एक जगह लिखा भी है कि लेखक को ये आना चाहिए क्या नहीं लिखना है, कौन से पत्रे फाड़ फूड़ के फेंक देना है लिखे हुए, बेरहम होना चाहिए। ये नहीं कि आत्ममुग्धता आप में आ जाए कि हाँ जो लिख दिया वो लिख दिया। अब हो सकता है वो 1-2 जुमले ऐसे हों जो पूरी उस रचना को उलट देंगे। तो इसलिए आदमी को उसके भीतर बैठा क्रिटिक लेखक का वो भी जागरूक हो रहता है, यानी आत्मालोचन का भाव होना चाहिए। आप तटस्थ होते हैं।
उस वक़्त सिर्फ एक इस तरह से देखते हैं कि भाई ये कम्युनिकेट पूरी हो रही है कि नहीं, टोटलिटी में क्या कह रही है। नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपकी कहानी है जिहाद या खिलाफत, या अभी अभी आपने 2-3 स्टेटमेंट मुसलमानों के ऊपर आपने दिए जिसमें कहा कि शिया सुन्नी का आधी आधी, आपने वहाँ लगता है गोविंद जी कि आप एक धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हैं और अपने धर्म के प्रति आप उतने आत्मालोचन के भाव से नहीं देखते हैं। हाँ, ये वो लग सकता है, लेकिन जैसे तटस्थ होकर के खिलाफत में फिर एक वो जो समस्या सिर्फ इसकी नहीं है आलिया और अशरफ की, हाँ। वो उसमें अरविंद भी शामिल होता है कि हम एक हिंदू, एक शिया, एक सुन्नी, तीन मिल करके एक इस तरह का वो चलाएं कि जिसमें हम धर्म के आधार पर मारा कूटी ना करें। ये एक दबी हुई सजेशन यहाँ वो तटस्थ होकर के आप कह लीजिए मैसेज है या क्या है। मैसेज बहुत लाउड तो अब हम लोग देते नहीं। अब वो ज़माना गया कि सीधे सीधे कह देते थे कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो तो नहीं, लेकिन एक जगह कन्वे तो करेंगे आप चीज़ को। तो वो तभी करेंगे जब समाज का वो है। अब जैसे नया उपन्यास जो इस वक्त मैं लिख रहा हूँ राजनीति पर है। अब राजनीति की ये जो व्याकरण ही बदल गई है, इससे जूझना है। और इससे जूझना में इसमें को क्या चीज़ हो सकती है आज के माहौल में जो इस गंदगी को थोड़ा सा साफ करे, इस पर लेखक कहेगा कुछ ना कुछ। और वो तटस्थ होकर के ही कहा वो मानी जाती है बात, या कहाँ तक ठीक है, आदर्शवादी हो जाती है कभी कभी आदर्शवादी। जैसे भी आप बोल रहे हैं कि रचनाकार को खुद आलोचक का दायित्व निभाना चाहिए, अपनी रचनाओं के प्रति तो निभाना ही चाहिए। नहीं, निभाना चाहिए का सवाल नहीं करता ही है वो। ये तो हमारे रचना प्रक्रिया का एक प्रोसेस है, एक तरह का एक दौर है कि शुरू में उबाल आया, आपने लिख डाली, उसके बाद धीरे धीरे उसको एक एक लाइन। अभी भी मैं अपने उपन्यास और संभवतः कहानियाँ भी 100 बार उसको तराश करके बार बार पढ़ के तब छोड़ता हूँ, क्योंकि मुझे एहसास है कि ये हमारे हाथ से गई तो मेरी नहीं रहेगी, फिर तो ये समाज की हो जाएगी। अच्छा, जैसे मानसिकता की अगर हम बात करें, लेखक की मानसिकता की, आमतौर पर एक निश्चित समय में लिखी गई रचना या रचनाकार एक निश्चित समय में जब रचना को लिखता है तो कहते हैं कि वो उस समय का प्रतिबिंब कर रहा होता है या उस समय का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। क्या वाकई में वो उस रचनाकार जो है, क्या वाकई में अपने समय का प्रतिबिंब कर रहा होता है या फिर जिस मानसिकता को वो दर्शा रहा है वो समय नहीं है, वो उसके अवचेतन में बैठी हुई है और वो सदा के लिए उसकी मानसिकता वही है? देखिए, इसको जो आप बात कह रहे हैं ये इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं डेटेड। कुछ चीज़ें जो उपन्यास उठाते हैं वो एक वक्त के लिए होती हैं और उसके बाद ख़त्म हो जाती हैं। जैसे मान लीजिए हुजूर दरबार आपने जिक्र किया, अब राजाओं के वक़्त की वो नृशंसताएँ, क्रूरताएँ, वो राजाओं के गुजर जाने के बाद ख़त्म। जमींदारी उनकी जितने, या एक सदगति हमारे प्रेमचंद जी की, मर जाता है वो पेड़ काटते काटते, लकड़ी काटते काटते। आज वैसी जमींदारी नहीं दिखाई देगी, तो वो डेटेड रचनाएं होती हैं, मतलब कालबद्ध। अब बड़ी रचना तो वो होती है जो ह्यूमन नेचर को लेती है। करेक्ट। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये
बाहर के यथार्थ को चित्रित करते रहना, ये इसका एक अरसे के बाद ये बेकार हो जाता है। आपको तो मूलभूत आदमी के उस नेचर, आदमी की समस्याओं को के उस पर जाना होता है। इसी सवाल से जोड़ रहा हूँ, अभी आपने कहा कि आप बाहर से आयातित यथार्थ आदि आदि, एक स्टेटमेंट आपने दिया था कि आप मुझे वेस्टर्नाइजेशन के प्रति अगर कंजर्वेटिव मानते हैं तो मैं कुछ मामले में कंजर्वेटिव हूँ। हाँ, आपने एक इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया था कि अगर आप मुझे कंजर्वेटिव मानते हैं तो मैं हूँ, और मैं ना तो उदारीकरण को और ना मॉडर्निज्म को बहुत अच्छा मानता हूँ। क्या अभी भी उसी स्टेटमेंट पे कायम है? अब ये किस संदर्भ में दिया था मुझे पता नहीं, लेकिन मैं अपने को एक अगर हमेशा के लिए बात करूं कि ये मैं अपने को खुला रखना चाहता हूँ, शुरू से ही है कि मैं ना राइटिस्ट हूँ ना लेफ्टिस्ट हूँ। तो बीच में मैंने लिखा कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूँ और ये भगवावादी भी नहीं हूँ, तो साहित्यवादी क्यों नहीं हो सकता? मैं साहित्यवादी हूँ। साहित्यवादी में भी एक खुलापन, हमेशा अपने को खुला रखना। एक चीज़ को आपने कंडेम किया, उसी चीज़ को हो सकता है हम अगले उसमें ग्लोरीफाई करने लगे। हम अपने को वो खुला रखें। कोई, लेकिन रचनाकार की प्रतिबद्धता पता कैसे चलेगी फिर? प्रतिबद्धता हमारी रचना के प्रति है, उस रचना साहित्य के प्रति है। जैसे उदाहरण लीजिए आप कि आप कहेंगे कि हमको आज के माहौल में जो स्त्रियों को आपने दिखाया है, दाल पीली ज़मीन में ही जिक्र है, पीटी जाती है वो औरत, तो खड़े लोग देख रहे हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा है, पति उसका मार रहा है। अब ये चीज़ आज के वक्त में ये ख़त्म है। अब हमने उस वक्त लिख दिया वो, और लेखक ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, तो ये नहीं कि वो उससे पीड़ित नहीं है। लेकिन आगे चल के अभी जो मेरा नया उपन्यास आ रहा है प्रकाश में, हो रहा राजकमल से, राह दर बदर, उसमें मैंने नया प्रयोग किया है एक, कि भारत में स्त्रियों की जो दशा थी उसकी हर भाग में अलग अलग, मतलब कहानियाँ कनेक्टेड नहीं हैं। एक में 1940 जब स्त्री पीटी जाती थी, और एक में आगे चल के 20 साल 25 साल बाद एक अलग कहानी, जिसमें उसका शीर्षक रखा है देन आउट यू, जब वो लड़की जो है पति को ऐसे निकाल देती है मक्खी की तरह। वहाँ तक जो डेवलपमेंट हुए हैं, उसके आगे लिव इन का भी, ये सारे अलग अलग हमने और कनेक्टेड। तो मैंने उस भूमिका में लिखा है कि ये मान लेना कि एक उपन्यास में एक ही कहानी कंटिन्यू चलती है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी थीमेटिक यूनिटी है, मैं थीमेटिक यूनिटी कर रहा हूँ कि थीम वही है, भारतीय नारी का एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसकी दशा को क्या क्या रूप लिए। इसीलिए राह दर घर बदर, एक घर के बाद दूसरा घर, दूसरे घर के बाद वही स्त्री नहीं है, अलग अलग कहानी। अब देखें वो कितना सक्सेसफुल होता है। आए तो पढ़ा जाएगा। हाँ। अब उसके आखिर में ये सवाल उठता है जो लेखक के सामने आता है, जो आप कह रहे हैं प्रतिबद्धता। लेखक को प्रतिबद्धता ये नहीं कि अब आप इस साइड लें या वो साइड लें। सिचुएशन ऐसी है कि आज डोमिनेट कर रही हैं औरतें, उनके पक्ष में कानून है, उनकी बातें ही सही मानी जाएंगी। और दूसरी तरफ है कि वो वह पीटी जाती थी लाल पीली ज़मीन में। अब इनमें लेखक किसका पक्ष ले? तो लेखक की अपनी चॉइस है। अगर वो स्त्री है तो शायद वो यही पक्ष लेगी। जैसे हमारी इस हंस की कहानी पर एक लड़की का प्रतिक्रिया आई कि ये जो जिससे शेयर कर रहा है वो
बता रहा है कि मेरी बीवी ने मेरे साथ यही किया, वो भी पुरुष है। अगर स्त्री होती तो, अब मैंने कहा भाई स्त्री होती तो वो ये बातें ही नहीं कर पाता उससे, बराबर का वो है, इसलिए बता रहा है कि उसने पुलिस बुला ली घर में, ये किया वो किया। तो अब उसका सॉल्यूशन आखिरी में कहानी की मार्फत, राह दर बदर में कहानी के ही मार्फत, कि कैसे ऐसा संतुलन आए कि जब ये स्त्री पुरुष का, परिवार का, विवाह का, ये इंस्टीट्यूशंस बने रहें। सब मत खोलिए, अभी आया नहीं है उपन्यास, खोल देंगे तो पढ़ेंगे नहीं लोग। अब सब मत बताइए तो अब उपन्यास के थीम के बारे में। उसमें आखिरी में एक चैप्टर में जो कहानी है, उसमें ये लेखक ने अपना व्यू दिया है। थोड़ा सा कथा इन सबसे आगे बढ़ रहा हूँ और एक और काम की तरफ आ रहा हूँ। आपके संपादन, अक्षरा का संपादन आपने संभाला लेकिन बहुत जल्दी छोड़ दिया। क्या सृजनात्मक लेखन में संपादन बाधा डालता है? नहीं करना चाहिए? क्यों छोड़ा था? क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए भैया, मैं तो आज तक अपने बारे में सोच नहीं पाया कि मैं सही हूँ या ये नहीं। आपने लिया और फिर छोड़ दिया, इसलिए पूछा मैंने। अब बताता मेरा कैसे काम चलता है या मेरे निर्णय कैसे होते हैं, उससे आपको जो कंक्लूज़न निकालना वो निकाल लीजिएगा। अज्ञे जी के ने जब लौट के आए विदेश से तो नया प्रतीक निकालना शुरू किया। अब नया प्रतीक में उस वक़्त हमने कुछ आलोचनात्मक लेख लिखे, कहानी की यात्रा पर, इस पर उस पर, नई कहानी के आगे कैसी गई कहानी उस पर। कृष्णा सोपती ने हमसे कहा, गोविंद ये सब बंद करो, ये तुम्हारी लाइन नहीं है। तो हमें भी अंदर लगेगा हाँ यार, अच्छा कुछ ऐसा रहा कि मुझे जिन साहित्यकारों पर भरोसा रहा उनकी बातें ज़्यादा सही लगती रहीं बनिस्बत शास्त्रों में, फिलॉसफी के या शास्त्रों के पंडितों द्वारा कही, है ना। और आगे चलता हूँ, रुक जाओ। जब ये अक्षरा की बात आई तो श्रीलाल शुक्ल ने, गोविंद एक सर्जक को 1.5 साल से ज़्यादा संपादक नहीं रहना चाहिए। अब मैं दुखी तो था ही कि यार बकवास चीज़ें पढ़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं जब दिल्ली से रिटायर होके आया तो मैंने 4 दिन के अंदर दिल्ली छोड़ दी थी रिटायर होने के। 31 जुलाई को मैं रिटायर हुआ और 5 या 6 अगस्त को मैं यहाँ हरेरा क्लब में टेनिस खेल रहा था। रास नहीं आई दिल्ली? 5 दिन नहीं, रात नहीं, भागो, नहीं तो यहाँ कुछ मिल जाएगा। हमारे परिवार वाले कहेंगे लिखने को क्या है, तुम अभी तक लिखते ही रहो, करते रहो नौकरी, घर है, बंगला है, कार है और वहाँ सर्वेंट क्वार्टर है। लेकिन मैं अपने जिस्म से ये सरकार नाम की चीज़ हटा देना चाहता था और मुक्त लिखना। यानी आपने केवल नौकरी इसीलिए की कि वो एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की आप बात कर रहे थे वो लिखा है। मैंने उसको पद समझा ही नहीं कभी ना उसका। और जो ईमानदारी की बात आप करते हैं ना, मुझे शुरू से मालूम था एक भ्रष्ट आदमी को बहुत इंटेलिजेंट होना पड़ता है। मैं उतना इंटेलिजेंट हूँ नहीं, तो मैं भ्रष्ट कहाँ से हो सकता था। हम तो अपना लेखन में ही लेकिन गोविंद जी, आप स्टेटमेंट तो बहुत ऐसे देते हैं, जैसे जिस प्रतिबद्धता की मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की, अब मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, जिस प्रतिबद्धता की मैंने थोड़ी देर पहले बात की और आपने कहा कि किस बात की प्रतिबद्धता, आदि उसी में आपने कहा कि मैं किसी संगठन में कभी शामिल नहीं रहा, मेरा अपना व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि मैं खुद एक संघ हूँ। ये बहुत दंभ से भरा हुआ स्टेटमेंट नहीं है? ना रहे, आपको लगे ना लगे, लेकिन अब देखिए मैं संगठन कैसे करूं। नहीं, ऐसा लग रहा है कि जो संगठन में रहता है वो छोटा व्यक्ति है। हाँ,
हम अपने निर्णय कैसे लेते हैं आपके बताता हूँ। अभी बताया कृष्णा सोबती वाला, और दूसरा ही उसी का। अज्ञे जी जब आए तो मेरे घर में रचना मांगने आए। हम आरा से आए थे, दिल्ली से। आरा में विजय मोहन सिंह, मधुकर सिंह और ये लोग थे, बैठते थे। इन्होंने कहा नहीं उनके साथ मत जाना, तुम उनके कहने पर चीज़ों मत देना। मैंने कहा यार मैं पिद्दी न पिद्दी का शोरवा को 2 पौड़ी का भी लेखक हूँ, कुछ ज़्यादा जान, इतना बड़ा लेखक मुझसे रचना मांगने आए, मैं तो दूंगा। अब ये लोग नामवर सिंह के ग्रुप के थे कि बदनाम हो जाओगे तुम। ये विजय मोहन सिंह के शब्द थे कि तुम तो बदनाम हो जाओगे उनके। तो अरे भाई राकेश जी के साथ जाने में बदनाम क्यों जाओ? मैंने कहा हो जाना हो जाए। तो मैंने लिखना शुरू किया वहाँ। तो ये अपना निर्णय, प्रतिबद्धता अड्डा भाड़ में जाए। मैं जानता हूँ कि एक लेखक इतना बड़ा एक छोटे से लेखक के पास आ रहा है कि रचना दीजिए। अब कृष्णा सोबती ने एक वो कहा, तो हमने कहा हाँ बात तो सही है। तो हमने ये आलोचनात्मक चीज लाइन लिखी है उसके बाद, लेकिन गौण तरीके से। इसी तरह श्रीलाल शुक्ल ने अक्षरा 1.5 साल वाले, हाँ, तो ये मुझसे टैली कर गई कि हाँ इसमें बेकार की चीज़ें पढ़ना पड़ती हैं, अपना लेखन करो। तो उसमें चले गए। अब कुछ लोग, विष्णुकांत शास्त्री पट्टर बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट रहे, लेकिन हमारे बड़े अच्छे मित्र थे। अब ये थोड़ो कि मैं उनकी वजह से बीजेपी का हो गया। उनकी अलग जो गुण थे वो उसका मैं कायल था, वो भी हमारी इज्जत करते थे ना। उन्होंने कभी ये कहा कि आप इस तरह की चीज़ें लिखिए या उस तरह की। ये तो आप है टुच्चे लोग होते हैं कि हमारी तरफ की चीज़ें लिखिए, नहीं तो आप हमारे आदमी नहीं। अरे मुझे किसी का आदमी नहीं बनना। इस पर है हाँ मैंने पढ़ा है। मैं एक्टिविस्ट में क्यों नहीं हुआ? हाँ, इसीलिए मैंने सवाल किया। उसमें एक लाइन है कि मुझे दोनों तरह के लोग एक तरह के लगते हैं कि ये भी वही सांपनाथ नागनाथ। हाँ, मैं इसलिए किसी की साइड, मैं तो अभी जो राजनीति पर उपन्यास लिख रहा हूँ उसमें भी ये समझते कि आप किस साइड में खड़े हैं, तो किसी साइड में नहीं। मैं तो इस साइड में हूँ कि मंगला नाम च करता रहूँ, जिसमें मुझे दिखाई दे कि समाज के लिए मंगल ये है। इसीलिए क्या आप लिखते हैं कि मुझे पसंद ही बहुत कम लोग आते हैं और इसके लिए मैं अक्सर खुद को कोसता भी हूँ। इससे मेरी सामाजिकता पर असर हुआ है। मैं अपने में ज़्यादा घुसा हुआ हूँ, जिसके लिए मैं दूसरों की आलोचना किया करता हूँ। क्या ये उम्र से आई हुई रिजिडिटी है या शुरू से ऐसे थे आप? उम्र की वजह से भी हो सकता है, यू आर मेरी राइट, लेकिन वक्त की वजह से भी है। अभी देवास में आया तो उर्मिला शिरीष भी हमारे साथ थी। बहुत अच्छा कार्यक्रम, उनका काय का अच्छा कार्यक्रम। सब बस सेल्फी खींचते रहे और फोटो खींचते। किताब पढ़ के दिन भर एक लेखक है, आप ऐसे यहाँ पे एक एक चीज़ पूछ रहे हो। अरे तो आपके पास दिन भर है, तो आप सिर्फ फोटो खींचने में लगे हो। तो अब ये इन चीज़ों पर थोड़ा सा कोफ्त तो होती है, जाहिर सी। तो अब वो वक्त ऐसा है भाई कि अब लोगों का साहित्य के बारे में सोचना एक तरह का सोशलाइजिंग मामला हो गया है कि हमें सोशलाइजिंग करना है। तो हम ये भी। चलिए एक सवाल और पूछ रहा हूँ, कभी अपने पद का लाभ लेखन के लिए उठाया है क्या? नहीं, कि ऐसी पोस्टिंग हो जाए। पद का लाभ, एक तो जो आपने ईमानदारी की बात कही थी ना, तो वो हमारे बड़े सर्टिफिकेट मिले हैं इसके। हमारे खुशवंत सिंह ने टाइम्स ऑफ उसमें लिखा था कि एन ऑफिसर ऑफ इम्पिकेबल इंटेग्रिटी। हमारे चिदम्बरम जी हमसे खफा रहते थे, तो उन्होंने शिकायत की इस कैबिनेट सेक्रेटरी को। तो कैबिनेट सेक्रेटरी हमारे बैच का था, उसने हमें बताया था कि वो पूछते हैं कि उन्होंने पूछा कि व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम विद मिस्टर मिश्रा, इज ही डिसऑनेस्ट? तो बोले नो, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट बट ही इज़ नॉट डायनेमिक। अब डायनेमिक मैं इसलिए नहीं हूँ कि उस वक़्त भी रेड चले नहीं थे पॉलिटिशियन के इशारे पर
जिस ईमानदारी की अभी हम बात कर रहे हैं, क्या यही ईमानदारी, चूंकि आप साहित्य अकादमी में समिति के सदस्य हैं, वहाँ भी बरतने की कोशिश करते हैं? यह भी सवाल उठा था मेरे मन में। मेरे सवाल मेरे ही उसमें होते रहते हैं। और मैंने बताया था कि मैं साहित्य से ही गाइडेंस लेता हूँ। हाँ। कोई फिलॉसफी, वाद, इस सब से नहीं। तो जब ये सवाल आया कि हम एकेडमी में एज एमिनेंट, पहले तो मैंने कहा मैं इलेक्शन नहीं लूँगा, एज एमिनेंट राइटर आप आई। तो हमने कहा मैं वहाँ जाऊँ, अपना समय बर्बाद करूँ, ये लोग तो सुधरेंगे नहीं, कोई नहीं सुधरता। और ये मुगालता होता है कि एक आदमी छोटा सा वो सिस्टम को बदल देगा, कोई नहीं बदल सकता, वो तो अपने आप काल ही बदलेगा। तो मैं उधेड़ बुन में रहा तो एक अहमद फराज का शेर हाथ आया। वो यूँ है कि शिकवायत, जुल्म शब माने रात, रात और डार्क टाइम्स, चाहे वो तानाशाही के हों चाहे जिसके। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। शिकवे, ये वो है अहमद फराज जो जेल में डाले गए थे। अहमद फैज के बाद यहाँ आए थे इकबाल मैदान में, मैंने सुना, उनसे मुलाकात भी हुई थी मुशायरे में डेथ के पहले। शिकवे जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। अब मेरे हिस्से की शम्मा क्या है? मेरे हिस्से की शम्मा ये है कि जो मेरे इर्द गिर्द काम होगा वो, उसमें ईमानदारी यही कि आप अपने प्रेजुडिस, उसूल, अपने संबंध ये सब भी ताक पर रख दीजिए। अगर किसी को इनाम देने की बात है तो ये ख्याल रखिए कि साहित्य की मेरिट इसमें है कि नहीं, वो चाहे जैसा भी आपसे संबंध हो, ये ईमानदारी है। और वैसे भी सम्मान रचनाकार का नहीं, रचना का होता है। हाँ, ये भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हाँ, तो अब वो कोशिश करता हूँ, और कोशिश ही आदमी कर सकता है। अब इसमें ये कि पूरी ईमानदारी आप पूरे हिंदी समाज से पूछ लीजिए, सबको ये विश्वास है। यहाँ तक कि हमारे संजीव भाई, उनको जो अभी पुरस्कार मिला, तो ये नहीं कि वाद और ये सरकार है तो इसी तरह के लोगों को मिलेगा, दूसरों को नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। जितना मिला गोविंद जी, उससे संतुष्ट हैं? क्या मिला? जीवन में जितना काम किया, जितने सम्मान मिले, जितना लिखा, उन सब से संतुष्ट हैं? दरो दीवार पे उग रहा है सब्जा गालिब, सब्जा है सब तरफ, हरियाली चाहिए, जो आप कह रहे थे, बरसात जी, हरियाली। हमारे घर आते तो देखते हैं जंगल जैसा हरियाली है। हम बयाबा में हैं, घर में बाहर आई है। तो वो तो है, इसी तरह का फैज़ का एक शेर है। कई बार इसकी खातिर जर्रे जर्रे का जिगर चीरा, मगर दिल है कि इसकी खाना वीरानी नहीं जाती। वाह। कई बार इसका दामन भर दिया हुस्ने दो आलम से, मगर दिल है कि इसकी खाना वीरानी नहीं जाती। कई बार इसकी खातिर जर्रे जर्रे का जिगर चीरा, मगर ये चश्मे हैरान, इनकी हैरानी नहीं जाती। क्या बात है, वाह वाह। मेरा ख्याल है इसमें आपको पता लग गया होगा कि मैं कितना संतुष्ट हूँ, क्या हूँ।
बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत एक सवाल, एक मैं अंत में एक 2-3 सवाल छोटे छोटे पूछता हूँ। 2-3 और छोटे छोटे सवाल मैं करता हूँ। मैं जानता हूँ, उम्र भी जानता हूँ और परेशानी भी जान रहा हूँ। जीवन इतना अच्छा आपका जीवन रहा, तमाम सुख आपको मिले, क्या कोई जीवन में आपको अंदाजा नहीं है मेरे दुखों का। मैं वही पूछने जा रहा था, यही सवाल था मेरा। जीवन का आपके सबसे बड़ा दुख क्या रहा? अब मैं बहुत चीजें दुख वाली बताऊं कि नहीं, बट मेरे इर्द गिर्द वाले सब जानते हैं। कहानी वर्णांजलि पढ़ लीजिए। हमारे भारती जी ने जब उनके पास गई तो उन्होंने असिस्टेंट को दे दी कि भैया ये पढ़ी नहीं जाती हमसे, इसमें इतना दुख है, छापना तो है ही, तो ये पढ़ो। तो एक वो मेरे छोटे बेटे की मृत्यु पर थी, तो एक फूल के साथ चित्र डाला उन्होंने, लड़के का नहीं, किसी ऐसे फूल, सिर्फ फूल ही था और छापी थी। और शुरू का दुख, तुम कहर थे, बला थे, जो कुछ भी थे, काश मेरे लिए हुए होते, मेरी किस्मत में गम गर्द ना था, दिल भी यारब कई दिए होते। ये शुरू का सरस्वती कोहरे में कैद रंग की सरस्वती। तो दुखों से तो आप लोगों को दिखता है कि बड़ा सुख हो रहा है। फिराक की लाइन है, न जाना आज तक क्या शय खुशी है, हमारी जिंदगी भी जिंदगी है। कोई लेखक जो सचमुच लेखक है वो खुश बहुत रहता नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये तो खुश होना मूर्ख लोगों के नसीब की बात है। हमारी संस्कृत में कहावत है, सर्वम ही दुखम विवेकिनः। विवेकी के लिए तो सब दुख ही दुख है। चलिए, एक अंतिम सवाल, कोई ऐसा काम जो आप करना चाहते थे, नहीं कर पाए और करना चाहते हैं? ये भी आपके जो सवाल हैं ये उस तरफ के हैं जो आदमी साफ साफ सोच सकता हो। हमारा तो ये है कि कंफ्यूज्ड आदमी, कंफ्यूजन से ही हमारा साहित्य पैदा होता है। अगर एकदम क्लियर कट सोचना हो जाए तो क्या कहने, ये रास्ता पता नहीं है। तो ना तो ये है कि हम क्या करना चाहे, शुरू से ही था कि ये नहीं ख्याल था कि हमें साहित्यकार होना। हम तो ये था कि हमारे परिवार की स्थिति बड़ी ख़राब है, नौकरी मिल जाए। तो उस वक़्त भाग्य से ऐसा वक़्त था कि फ़ौरन नौकरी मिल जाती थी। कुछ तो ऐसा रहा होगा जो लगा कि ये करना ही करना है मुझे। करने लायक यही है कि भाई कोई अच्छी कृति लिखी जाए तो वो आपके चाहने भर से तो नहीं होगी, वो तो जिस वक्त होगी लिख जाएगी, लेकिन उसके इंतज़ार में आप बैठे रहें। हमारे गिरिराज किशोर सही कहते थे, उसके इंतज़ार में बैठे रहो कालजयी के, तो लिखो ही नहीं कुछ। तो जैसा फिर ये समाज, उसका जो दौर है वो असर लेखक पर बड़ा डालता है, यहाँ तक कि उसकी भाषा बदल जाती। मेरी जो इधर की कहानियाँ रचनाएं हैं वो उसमें वाक्य छोटे हो गए हैं, बड़ी हिंदी सरल हो गई। तो एक रिसर्च की लड़की अपनी गाइड लेडी को लेके आई थी, तो मैंने उसके सामने यही राह दर बदर का कुछ हिस्सा पढ़ा कि भाई तुमको ये नहीं लगता कि ये हमारी भाषा ज़्यादा ही सिंपल होती जा रही, वाक्य छोटे हो।
तो वो बोली नहीं सर ये बिल्कुल ठीक है। डिजिटल युग में रह रहे हैं हम, किसके पास समय है आपके लंबे चौड़े बात। और ये मैंने मार्क्वेज के 100 Years of Solitude वाले उनकी किताब ऑटम ऑफ द पैट्रियार्क ये उठाई पढ़ने को कि देखें ऑटम हमारा भी अब पतझड़ का समय है, ये क्या लिखता है। उन्होंने भी इतने दिन बाद लिखी है, 100 years के इतने दिन बाद। तो वो देखा कि वो व्यक्ति लंबे चौड़े 6 पेज 10 पेज में एक वाक्य चला जा रहा है। अब इस तरह की रचनाएं प्रूस्ट लिख चुके हैं, किसे फुर्सत है पढ़ने। हमारे बहुत सारे लेखक, अभी मैंने साहित्य अकेडमी की तरफ से इंदौर में कार्यक्रम भी किया था कि बड़े लोग उपन्यास लिखते हैं, कोई पढ़ता नहीं था। लेकिन वही बात जो आपने कही कि अगर एक भी रचनाकार को एक भी पाठक मिल जाए, हाँ, सफल है। हाँ, तो मैं तो पाठकों को, लेकिन आपके बारे में जानते हैं, एक बड़ा ख्यात है कि जितने पाठक नहीं हैं उससे ज़्यादा पुरस्कार आपके पास में है। हमारे पास हम ये है, और मजाक उसी में ये है जो मुझे दिखता है कि मेरे करीब करीब सब उपन्यास इधर उधर से प्रकाशित पुरस्कृत हुए, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है उसको कोई पुरस्कार नहीं मिला। तुम्हारी रोशनी में तो उस पर कोई पुरस्कार नहीं। धीर समीरे पर कलकत्ते का मिला व्यास सम्मान, इस पर कोरे 5 आंगनों वाला घर पर मिला, लाल पीली जमीन अथर्स इंडिया, इस तरह से कोहरे में कैद रंगे एकेडमी, धूल पौधों पर सरस्वती, सब। तो एक चलिए, आप जल्दी आपके उपन्यास आएँ जो आप जिन पर काम कर रहे हैं, स्वस्थ रहें, बहुत अच्छा बोलते हैं, ये वाणी बनी रहे और आप लिखते रहें, स्वस्थ रहें, सबसे बड़ी बात है। अब ये सवाल हमको होत करता है, मैं अच्छा कुछ नहीं कर पाता, ये एक बड़ी हताशा होती। अब ये भी आजकल के ज़माने में जैसे कि मुझे बहुत कम लोग पसंद आते जो मैंने लिखा है, ये इसके लिए मैं रोज़ कोसता हूँ अपने को। लेकिन हाँ, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो अच्छाई तो बहुत अंश छोटा होता है, लेकिन वो बड़ा इतना ताकतवर होता है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक, आज तक रावण के इतने वर्षों बाद आज तक अच्छाई चली आई। ठीक बात है। बुराई दिखाई देती है, हैं? तो मिल जाते हैं, कम हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और एक अच्छी बातचीत हमारे बीच में हुई। और उम्मीद है अच्छी ही बातचीत लगी तो हुई, अच्छी हुई, अगर खराब हुई क्या पता। नहीं, आपसे बात हुई, यही बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।